ख़वातीन और हज़रात, कहकशां के सितारों की महफिल में आज हमारे साथ जेंटलमैन ऑफ हॉकी जफर भाई हैं, जफर इकबाल। जफर भाई, आपको कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, लिहाजा सीधे मैं गुफ्तगू पे आता हूं। अस्सलाम वालेकुम और वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम अतर भाई। जफर भाई, हॉकी एक बहुत ही तेज और एग्रेसिव गेम समझा जाता है। आप फील्ड पर वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट फॉरवर्ड्स भी माने गए हैं। ऑफ द फील्ड यू आर अ जेंटलमैन। तो ये तवाजुन, ये बैलेंस आपने थ्रू आउट योर करियर कैसे मैनेज किया? अब वो ये कहना कि जेंटलमैन और बड़ा हार्ड गेम तो बड़ा यानी एक दूसरे के डायरेक्शन में नहीं है दोनों। जी। मगर ये जरूर है कि हॉकी हमारे जमाने में ग्रास से शुरू की और फिर एस्ट्रोटर्फ पे आए और फिर जेंटलमैन तो खैर लोग ऐसा ही कोई कह देता होगा, मगर ये जरूर है कि इसलिए कहते हैं कि मैं पिटता ही रहा हमेशा हॉकी के अंदर। तो उसमें ये है कि हमारे जमाने में मारपीट का ज्यादा चलन था और उसी की वजह से ये हार्ड हॉकी कहलाई जाती है, टफ गेम है ये। जी। तो भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पे तो नहीं होता है, उस लेवल पे इस टाइप की बात नहीं होती। हाँ हाँ। टफ खेलते हैं मगर रफ नहीं खेल सकते इंटरनेशनल कंपटीशन में। और जी। उसकी वजह यही रही है कि मैं डोमेस्टिक हॉकी में मुझे कम से कम 30-40 टाँके तो लगे हैं सर पे। ओफो। और अगर इंटरनेशनल हॉकी में चाहे हो सकता है मोर और लेस आई हैव प्लेड इक्वल इन नंबर्स, तो वहां तो खराज भी शायद नहीं आई होगी। मगर ये जरूर रहा कि हॉकी इज अ टफ गेम और जो सभी लोग खेलते हैं और खेलना पड़ता है, जैसा खेल होता है उसी के हिसाब से खेला जाता है। अच्छा जफर भाई, जब ये ग्रास पे खेली जाती थी और अब एस्ट्रोटर्फ पे खेली जाती है, तो कौन सा वर्जन जो था वो ज्यादा टफ था? यानी ये जो आप एग्रेशन वाली बात कर रहे हैं या जो रिस्क था उसमें चोट लगने का, वो कौन से वर्जन में ज्यादा था? इसमें ग्रास में ज्यादा था क्योंकि एक तो ग्रास थोड़ा स्लो होती है और एज हम्म। कंपेयर टू एस्ट्रोटर्फ वो तो बहुत ही कारपेट की तरह होती है एस्ट्रोटर्फ। और उसके अंदर स्टेमिना भी बहुत चाहिए एज कंपेयर टू ग्रास में भी 2.5 times या 3 times मोर स्टेमिना आपको यानी खेलने के लिए चाहिए 70 मिनट के लिए। जी। अब जो वो आर्टिस्टिक खेल होता था उस पे, अब ये पावर गेम हो गया है सही बात। इसलिए। मगर ये जरूर है कि लोगों ने इसमें भी काफी कामयाबी हासिल की है, खास तौर पे इंडियन प्लेयर्स ने भी और अंतर्राष्ट्रीय जो लेवल के खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड क्लास लेवल है, उन्होंने भी काफी टेक्निक नई डेवलप की है। जैसे उसमें टेक्निक डेवलप की है, जैसे बहुत रिवर्स हिट मारते हैं आजकल। हमारे टाइम में रिवर्स फ्लिक होता था। जी। हिट तो खैर मैं मारता था जी। मगर बड़ी खड़ी हॉकी से मारता था, जिसका अमूमन डायरेक्शन अपोनेंट्स को पता लग जाता था कि हाँ भाई बॉल यहाँ आनी है। हम्म। मगर जो रिवर्स हिट मारता है वो गोलकीपर को भी नहीं पता लगता और उसकी जो स्पीड होती है इज मोर और लेस लाइक ए शॉर्ट कॉर्नर की स्पीड, जैसे 140 किलोमीटर की स्पीड से निकलती बॉल वो। तो वो बड़ा अच्छा। यानी बैफल टाइप का होता है कि डिफेंस को पता नहीं लगता है, गोलकीपर को पता नहीं लगता कहाँ, और अगर लग जाती तो बहुत चोट आ जाती। बहरहाल ये दोनों में डिफरेंस रहा है। और जिस खेल से हम लोग जाने जाते थे वो आर्टिस्टिक हॉकी हुआ करती थी, उसी की मास्टरी थी। मगर अब जो है नए लड़के उन्होंने अडॉप्ट कर लिया इंटरनेशनल कंपटीशन में, क्योंकि हमारे टाइम में ये चेंज हुआ था। हम लोग ग्रास पे खेलते थे और एकदम से स्विच ओवर किया हम लोगों ने एस्ट्रोटर्फ पे। तो वो अच्छा। हमारे लिए क्योंकि मसल्स डेवलप हमारे ग्रास की हुई थी बचपन से, और टर्फ पे आने के बाद यू हैव टू मेक स्ट्रॉन्गर मसल। तो वो जो मसल्स का डेवलपमेंट जो होता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, काफी उसमें जिम विम का काम होता है। तो नेचुरली वो चीजें
काफी चेंजेस हुई। अब खेल का काफी रूल रेगुलेशन भी चेंज हो गए हमारे टाइम से, जो अलीगढ़ में हम खेलते थे और बाद में खेलना शुरू किया, तो काफी चेंजेस हैं जो लोगों को भी मालूम होगा। और मैं समझता हूँ कि अब वो 70 मिनट का भी खेल नहीं रहा, अब वो उसको 4 पार्ट में कर दिया है, 15 मिनट 15 मिनट, फिर 10 मिनट का गैप है, और फिर 15 मिनट, फिर 15 मिनट, उसके बीच में भी 2-2 मिनट का गैप है। तो इट हैज बिकम अ वेरी फास्ट गेम। इट हैज, तो एक एक गेम के अंदर 30-40 चेंजेस करते हैं, 50 चेंजेस हो जाती है। मगर हमारे टाइम में तो एक चेंज करना ही बहुत मुश्किल था, 1 या 2 होते थे, पूरा खेलते थे हम लोग 70 मिनट एक ही स्पीड से। तो ये सब चेंजेस हुए हैं। तो जफर भाई, दिस इज माय बिलीफ एंड आई थिंक यू वुड एग्री, क्योंकि हम तो बचपन से देखे, हम लोगों ने जब लाइव टेलीकास्ट शुरू हुआ था, आपका वाला वो गेम जो था मॉस्को ओलंपिक वाला, उस पर मैं अभी आऊंगा, वो भी हमने, जो खूबसूरती थी, जो स्किल वाला जो खूबसूरती थी आपका और मोहम्मद शाहिद का, जो रिदम होता था, द वे यू यूज्ड टू एंटर द ओपोनेंट्स एरिना, और वो खूबसूरती यहाँ से हमारी सीधी वहां गई। अच्छा, हम लोग थोड़ा थोड़ा, हम लोग भी क्लब में, बाल बरादरी क्लब था, वहां हॉकी खेलते थे, तो वहां पे साहब टर्निंग का एक फाउल होता था। अब तो कोई कहीं पे भी कहीं मुड़ जाए, गेंद जरा सी भी उड़ जाती थी तो उसका फाउल होता था। अब तो पहलवानी हो गई है, तो हॉकी जो है वो ज्यादातर वो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। एक बहाना तो ये होता है, तो वो जो होता है वो हमारे लिए डिफिकल्टी हो जाती है। अब क्योंकि कंट्रोल हॉकी का यूरोपियन के हाथ में ज्यादा है। हॉलैंड, जर्मनी, स्पेन एंड जितने भी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के रहे हैं वो सब यूरोप के रहे हैं, एक्सेप्ट के आजकल हिंदुस्तान के नरेंद्र बत्रा साहब हैं, तो वो FIS के प्रेसिडेंट है, 2nd टर्म उनका चल रहा है। मगर पिछले 50-60 साल, 70-80 साल से यू कैन से कि कोई उनके रूल रेगुलेशन में हम लोगों का बहुत दखल नहीं रहा। चाहे उस जमाने में पाकिस्तान की बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी, नूर खां साहब थे, एयर वाइस मार्शल नूर खां, वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी थे, आतिफ साहब थे सेक्रेटरी जनरल, और दे हैड बहुत अच्छी टीम हुआ करती थी उस जमाने में। मगर उस टाइम पे भी उन लोगों की चलने नहीं दी इन लोगों ने, और इसको जैसे लेफ्ट पे आना, अब घूम जाना किसी के सामने, अब आजकल तो कोई फाउल है नहीं, वो उस जमाने में तो स्टिक भी कंधे के ऊपर उठती थी तो फाउल हो जाता फाउल होता था। बिल्कुल सही बात। अब उसको सिंप्लीफाई करने में उनको एडवांटेज मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल। और बहाना मिला, एस्ट्रो टर्फ का बहुत एडवांटेज मिल गया, पावर गेम हो गया, पावर गेम, सही बात जी। और उनके पास फैसिलिटीज और फाइनेंशियल पोजीशन उनकी अच्छी है, तो अब एस्ट्रो टर्फ हर जगह लगा लेते हैं हम लोग के मुकाबले में। तो वो चीजें जो फेवर में थी और जिसका वो बहाना कर सकते थे जी, उन्होंने एडवांटेज लिया, जो यूरोपियन टीम्स हैं और दूसरी टीमें हैं। मगर हमें उस दौर में भी हम लोग जूझ तो रहे थे कि हाँ भाई, हम लोग किसी तरीके से फर्स्ट सेकंड में रहे, और रहे भी कुछ पीरियड में। मगर डोमिनेशन उनका काफी रहा है, क्योंकि उनके हॉकी यूरोप में काफी पॉपुलर है। यानी उनका नेशनल गेम तो नहीं है, मगर जो खेलने की जो वो है इंटरेस्ट जो है पब्लिक के अंदर बहुत रहा है, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे हॉलैंड हो, चाहे छोटे से कंट्रीज, बेल्जियम तक में बहुत हॉकी होती है। हॉलैंड इज सच ए स्मॉल कंट्री, लेकिन सुना है वहां 70 एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड्स हैं वहां के ऊपर। हॉलैंड में 300-400-500 होंगे, नॉट 70। तो हाँ, बहुत ज्यादा, हर क्लब रखता है एस्ट्रोटर्फ। वो तो उनके लिए तो मामूली बात है कि कोई एस्ट्रोटर्फ एक क्लब लगा ले, तो उनके यहाँ तो कॉमन है टर्फ हर जगह। मेरे ख्याल में पूरे उनके कंट्री में 400-500 एस्ट्रोटर्फ्स होंगे। जर्मनी में कुछ है, स्पेन में है, सब है। मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज उनके पास तो ये सब फैसिलिटीज होती है। हम लोग तो बहुत हार्डशिप में रहे,
और अलीगढ़ में जैसे में कि भाई हमारे अलीगढ़ में तो भाई डाइट ही बहुत बड़ी बात होती थी। स्पोर्ट्स के अंदर एक अंडा मिल जाता था या केला। दूध मिलता था, बोतल मिलती थी, सही बात। वाला था। तो डेट वाज अवर डाइट इन दोज डेज। मगर हाँ, सभी चीजें चलती हैं जमाने के हिसाब से। नहीं, हम लोगों अब ने जफर भाई, अब जो इट वाज अ प्लेजेंट चेंज जो अभी रिसेंट ओलंपिक्स में जो परफॉर्म किया है, तो दैट मीन्स हम लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया है एंड आवर बॉयज आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। अब ये जो रिसेंट तो कुछ जी शक नहीं है। लड़के बहुत अच्छा खेले ओलंपिक्स, और बहुत उन्होंने दिखाया कि यस वी आर कैपेबल ऑफ, कि हम जीत सकते हैं। और जर्मनी को जीतना जी बड़ी बात इस सेंस बिल्कुल में है कि जर्मन हमेशा बहुत डिफेंसिव गेम खेलते हैं। जी हम लोग के जमाने में भी जब हम लोग 84 ओलंपिक्स खेल रहे थे तो हमारा लास्ट मैच जर्मनी से, और वो जर्मनी से खेलना तो ये था कि हमें उस मैच को जीतना था। मगर कितना डिफेंस उन्होंने किया कि गोल होने नहीं दिया, दो वी मिस चांसेस। मगर ये जरूर रहा कि हम लोग भी कम नहीं थे, और मगर उन्होंने अपने टीम को बचा लिया। मगर इस टीम ने देखिए 2 मरतबा जी जर्मनी ने लीड, और फिर हम लोगों ने लीड लेके जीता। तो वो जी एक मेरे ख्याल में कमेंडेबल। कॉम्प्लीमेंट्स। बिल्कुल बिल्कुल। और इस एक चीज और ये इससे साबित हुई कि अगर मतलब स्मॉल एंटिटी लाइक अ स्टेट अगर स्पॉन्सरशिप ले तो कहाँ से कहाँ परफॉर्मेंस। अब उड़ीसा ने शायद मेरे ख्याल से स्पॉन्सरशिप ली हुई है टीम इंडिया की हॉकी की, तो कितना जबरदस्त परफॉर्म विमेन्स हॉकी ने भी और मेन्स हॉकी ने भी, दोनों ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है। अच्छा जफर भाई, मैं जी मैं ये आपसे पूछ रहा था कि ये मेरा पहला सवाल था। मॉस्को ओलंपिक गोल्ड मेडल, लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में मुल्क का परचम आपने उठाया, अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, यश भारती, गोल्डन ग्रेट फैसिलिटेशन फेलिसिटेशन बाय हॉकी इंडिया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एयर इंडिया, अ रोड नेम्ड आफ्टर यू, फिर उसके बाद टीम इंडिया को आपने कोच किया। तो सवाल मेरा आपसे यह है कि इन सब अचीवमेंट्स के बाद क्या कभी ये लगा कि कुछ रह गया? बस रह यूं गया कि हमें, नहीं उस सेंस में नहीं कह रहे कि हम किसी गिला शिकवा है, हर चीज माशाअल्लाह सब कुछ ठीक रहा। और ये था कि कुछ एकाक मैचेस हम हारे बुरी तरीके से 82 एशियन गेम्स में। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा था, और फर्स्ट टाइम हिंदुस्तान का कप्तान बनाया गया। जी और उसके बाद वो सदमे के बाद हमारा 84 में जब मैं कैप्टन था उस ओलंपिक गेम्स में, लॉस उस टाइम एंजलिस। पे भी बहुत, बहुत अच्छी टीम थी हमारी। और यानी पूरे यानी मुल्कों में यही था कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया मस्ट प्ले द फाइनल्स, जैसा हम लोग खेल रहे थे। जी मगर समहाउ खेल के अंदर तो ये सब बातें होती हैं कि जरा सही सा बात, सही बात। मिस्टेक हो जाए, या अगर आपके साथ किस्मत नहीं है तो जैसे होता है ना, सांप सीढ़ी और चलता, सांप का मुंह आ गया तो काट के वो काटता है तो गोटी पिल के दुम पे चली जाती, बिल्कुल बॉटम पे आ जाती। पे बिल्कुल आ जाती। तो खेल के अंदर तो 2 2 4 नहीं होता, सही तो बात। 2 2 कुछ भी हो सकता है। इसी यही खास बात होती है स्पोर्ट्स की, कि सही जो स्पोर्ट्समैन होता है, जो चाहे वो स्कूल में खेला हुआ होता है, क्योंकि उसकी सोच चाहे वो चौथी क्लास में हो या 8वीं में हो 10वीं में होता है, उसका जो रिएक्शन होता है वही सेम होता है जो वो ओलंपिक्स में खेले या वर्ल्ड कप में खेले या और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे खेले, इंटरनेशनल कंपटीशन में। वो जो चीज है, वो जज्बा उसको मालूम होता है। अगर आप ये देखेंगे कि स्पोर्ट्स पर्सन में खास बात क्या चीज होती है, तो वो बिल्कुल अलग डिफर करती है नॉर्मल आदमी से। और यही कहता है स्पोर्ट्स पर्सन कि अगर आप जीत गए तो मैं आपको शाबाशी देने जाता हूँ, मैं आपको मुबारकबाद कहता हूँ। और जी अपोनेंट भी ये कहता है कि नो, यू प्लेड बेटर बट वी हैव वन। तो करेक्ट। दैट इज द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट जो हम लोगों ने सीखा है स्पोर्ट्स से। यानी लोग उसको बेकार समझते हैं होंगे एक टाइम में, और ये बहुत
चलन रहा है हिंदुस्तान के अंदर, मगर इसकी वैल्यू नहीं समझ पाए जो कि बाहर के मुल्कों ने समझ लिया, और इसीलिए उस पर बहुत फोकस करते हैं कि इट टीचेस अ लॉट, इट इज नॉट कि इट इज अ वेस्टफुल थिंग और अननेसेसरी थिंग। यानी मैं तो बहुत इसमें इन्वॉल्व रहा हूँ पिछले 30-40 साल से, तो नेचुरली मुझे मालूम है कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और हमारे कंट्री के लिए कितनी इम्पोर्टेंस है, कि कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें किसी को यूनिफाई किया जाए या यूनिटी डेवलप किया जाए एक्सेप्ट स्पोर्ट्स। क्योंकि चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हो, इसमें आपस में इतनी तालमेल नहीं होती है जितना कि स्पोर्ट्स के अंदर स्पोर्ट्स में होता है, डेवलप होता है उस आदमी के अंदर, उसका अंदर एक इंसानियत की यानी सोच डेवलप होती है, और वो हमेशा एक दूसरे के लिए अप्रिशिएट करता है और ये समझता है कि यस, मुझे मालूम है कि अगर ओलंपिक्स खेलना होता तो कितनी बड़ी बात है, और अगर उसमें 4th, 5th, 6th पोजीशन भी आती तो मुझे मालूम है क्या इसकी वैल्यू है, ना कि एक आम आदमी को उसको सिर्फ ये दिखता है कि मेडल आया कि नहीं आया। और उस जमाने में जब हम लोग हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल भी 68 मैक्सिको में लेके आए थे, 72 म्यूनिक ओलंपिक्स में लेके आए थे, तो वो ऐसा ब्रॉन्ज मेडल था जिसको वो खेलना नहीं चाहती थी हिंदुस्तान की टीम और लड़के, या छोड़ो अब क्या बचा है इसमें। और आज की स्थिति अलग है क्योंकि लोग उसको समझ रहे हैं, सही बात, वो उसको समझते कि ब्रॉन्ज मेडल मिल गया तो इट इज समथिंग वेरी स्पेशल, बट इन दोज डेज इट वाज ऑफ नो वैल्यू एट फॉर एज के हम लोग स्पोर्ट्समैन समझता है, एक आम आदमी को नहीं समझती इतनी। और हॉकी खिलाड़ी तो बड़ा मुंह छुपा के आता था, मैंने तो पुराने किस्से सुने लोगों से, वो यही कहते थे यार हाउ टू सेव अवर फेस। तो ये खैर चीजें होती हैं जो खिलाड़ी सीखता और जिंदगी का हिस्सा होती हैं ये। बट अनफॉर्चुनेटली जफर भाई, ये स्पेशली स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ द स्पोर्ट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो एक साइड में हो जाती है, वो बड़ा दिल पे ले जाते हैं। वो मैंने कहा ना, किसी दूसरे फील्ड में डोमिनेशन किसी और डिपार्टमेंट का हो जाता है, ना कि खेल। अब खेल और खिलाड़ी हो, या आप देखिएगा आर्टिस्ट हो, या कोई फिल्म एक्टर हो, या ड्रामा क्लब वाले हो, यानी ये चीजें उन सब चीजों से बहुत ऊपर है। यानी अगर आप हम ये कहें कि एक आसमान, हम 7वें आसमान में है इस चीजों में, हम तो नीचे का जिक्र ही नहीं करते कि भाई ये है वो है। और ये तो इसलिए कह रहा हूं कि भाई अगर हम यही सोच रखेंगे तो फिर तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बहरहाल उन लोगों की सोच अलग होती है, उनका बयां अलग होता है कि हम इसलिए कर रहे हैं उसलिए करते हैं, विच इज मे बी फेक और एक्चुअल और फैक्चुअल, आई डोंट नो। मगर हम लोग प्लेयर्स के लेवल के ऊपर मेरे ख्याल से इतनी एनिमोसिटी नहीं होती भाई, जितनी नहीं, कोई सवाल ही नहीं जी। अगर कोई प्लेयर मेरा भाई क्यों ना हो, अगर वो अक्रॉस द बॉर्डर खेल रहा हो, वो हारेगा नहीं मुझसे, चाहे वो कुछ हो जाए, और हम उसे जीतने देंगे। ये तो सिखाता है स्पोर्ट्समैनशिप की बात कर रहा हूँ मैं। ये सब कुछ नहीं, वो ये खेल में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि जैसा खेल से दिमाग का डेवलपमेंट होता है, स्पिरिट डेवलपमेंट होता है, टीम का डेवलपमेंट, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है, वो आप इस चीज से झुक ही नहीं सकते। हम अगर आप मेरे भाई भी होंगे तो मैं आपको हराऊंगा, गोली नहीं मार रहा हूँ, आई एम नॉट किलिंग यू, आई एम जस्ट डिफीटिंग यू। क्योंकि ये जो चीज है वो लोग समझ गए हैं कि भाई ये रास्ता नहीं है, रास्ता तो ये है जो हम चाहते हैं कि कोई स्पोर्ट्समैन आपस में खेलें, एक दूसरे के नागरिक एंजॉय करें। हाँ यार ये खेलता अच्छा खेलता है ये लड़का, यानी ये बात नहीं कि हिंदुस्तान के अंदर हमारे टाइम में पाकिस्तान के प्लेयरों से ज्यादा उनकी वैल्यू थी, वो ज्यादा जुटे जाते थे क्योंकि वो अच्छा खेलते थे। अगर कोई प्लेयर अच्छा है,
अगर हम लोग खेलते थे तो वहां हमसे यानी हमारी तारीफ करते थे। तो मेरा मतलब यही है कि ये नहीं हो सकता कि अगर कि हमारा इम्तिहान ग्राउंड के अंदर हो रहा, सबके सामने होता है। कोई मैं पर्चा देने जा रहा हूँ इम्तिहान का, कोई क्लासरूम के अंदर बंद होके कुछ भी लिख देगा, उसे क्या मालूम। मगर हमारा इम्तिहान तो सब पब्लिक के दुनिया देख सामने, रहे। तो बिल्कुल हम सही। can't hide anything। राइट। अच्छा जफर भाई, एक आपसे कि आपने ये बारहा ये बात कही है कि आपकी जिंदगी में दो बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस थे, आपके वालिद का, प्रोफेसर जिल्लुर रहमान साहब का। हु एल्स यू थिंक वाज योर मेंटर गोइंग बैक टू? जी। वालिद साहब से तो कोई नहीं ताल्लुक था बिल्कुल। अच्छा। लोगों का हो सकता है सोच हो, जी। कोई सवाल पैदा होता था। वालिद साहब हो सकता है वो अपना आते होंगे, तो खैर मैं भी ज्यादा व्हेन ही यूज्ड टू विजिट हॉकी क्लब तो मुझे यानी अटपटा लगता था लोग कि भाई क्यों आ गए भाई, हम तो अपना खेल रहे हैं। तो वो उनका अलग शौक था, मगर उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं था अच्छा। जितना कि प्रोफेसर जिल्लुर रहमान खान साहब का था। वो ही वाज मेंटर, इसमें तो कोई शक नहीं है। और कोचिंग भी करते थे मुझे, और पढ़ाते भी थे, जनरल नॉलेज भी देते थे। इवन इंजीनियरिंग के कोर्सेज मुझे पढ़ाए उन्होंने जब मैं ज्यादा इन्वॉल्व हो गया था इंडियन हॉकी टीम के साथ 77 और 78 में, क्योंकि दोनों जो था वो 4th ईयर और 5th ईयर था मेरा इंजीनियरिंग का। तो ही वॉज वेरी मच इन्वॉल्व। तो उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, और वो हमेशा टीम के साथ भी जाया करते थे जब भी टीम अलीगढ़ की जाती थी खेलने के लिए, चाहे वो स्टेट टूर्नामेंट में जाए, चाहे अमरोहा में जाए, चाहे इटावा में जाए, चाहे अमृतसर में जाए, यानी इलाहाबाद कहीं पे भी, रामपुर जाए, तो वो उनको हमेशा ऑब्सेशन टीम। था, उनको हॉकी से ऑब्सेशन था। ये तो हम हाँ, लोगों ने देखा है कि फील्ड, हॉकी फील्ड के ऊपर वो कितनी इबादतन मौजूद हुआ करते थे। नहीं वो तो किसी प्रोफेसर को इतनी घास नहीं डालते थे अपने डिपार्टमेंट के जितना कि एक मामूली सा हॉकी प्लेयर को वो जी। इतना इम्पोर्टेंस देते थे कि जी। अगर अगर वो टीचर, अगर वो खुद पढ़ा भी रहे होते हो है और कोई लड़का गुजर जाए हॉकी का, तो वो क्लास छोड़ के पूछने जाते थे भाई क्या काम है बताओ। और जी। कोई ये यानी उनके ये छोटे मोटे जो स्टोरीज हैं वो बहुत फेमस बहुत है। और बहुत बहुत फेमस है उनकी। उनकी वो खास तौर से नुमाइश के किस्से बहुत मशहूर हैं उनके। जी जिल्लुर जी रहमान साहब के। अच्छा जफर भाई, एक आपने एक इंटरव्यू में बताया था कि सुबह 4:30 से 6:30 तक आपका हॉकी ग्राउंड प्रैक्टिस, फिर 7:30 से लेके 2 बजे तक इंजीनियरिंग की क्लासेस, और फिर 3:30 बजे से लेकर के और शाम तक फिर प्रैक्टिस। तो उस टेंडर एज में, मतलब डिड यू नो, या आपके जहन में ये आइडिया डेवलप हो गया था कि भाई मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, खेलना है? इतना इतना डिसिप्लिन कैसे था मतलब? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं था मेरा कोई माइंड में, मगर मुझे ये जरूर था कि अच्छा खेलना था। हम्म। यानी बस ये था कि अगर खेलूं तो मैं खेल सकता हूँ। मेहनत में मैं पीछे नहीं हटा। तो हम्म। मैं तो बहुत चुपके से निकलता था 4:30 बजे सुबह, और वो जो रात की स्ट्रीट लाइट जलती थी, उस जमाने में कॉर्क बॉल होती थी जी। हमारे टाइम में, तो कॉर्क बॉल ज्यादा खेली जाती थी क्योंकि लेदर की तो बहुत महंगी आती थी, वो यूनिवर्सिटी की ग्राउंड पे अवेलेबल होती थी। मगर हम्म। पर्सनल बॉल जो थी हमारी कॉर्क की बॉल थी, तो वो भी जब ड्रिबलिंग करता था मैं तार वाले बंगले से फिर इंजीनियरिंग कॉलेज से मिंटोई तक तो नहीं जा पाता था, डर लगता था, और डराते भी थे। तो वो कॉलेज से मैं फिजिक्स की तरफ चला जाता था, फिजिक्स डिपार्टमेंट की तरफ, और अच्छा। वहां से लौट करके फिर आता था, फिर जाता था। और एक टाइम में तो जून वून में तो जब मैं प्रैक्टिस करता था बहुत लू चलती थी। आजकल के जमाने में उस टाइप की लू नहीं चलती है, सही। नहीं सही। चलती। तो बहुत यानी हीट वाली जो होती, तो उस जमाने में जब ये मेन ग्राउंड बंद हो जाता था तो वो एक आफ्ताब हॉल के सामने, तो आफ्ताब हॉल के सामने ग्राउंड शिफ्ट हो जाती थी। जी। वहां मैं तकरीबन 2:30 बजे दोपहर को जाता था, 2:30-3 के करीब। और गर्मियों इतनी में? गर्मी होती थी
तो कुछ लोग कहते थे भाई ये कुछ लग रहा है, इसका अपर चैम्बर खिसक गया है। एक्चुअली वो सोचते थे पर पागल है कि इतनी गर्मी में जा रहा है, लू लग जाएगा। जबकि लड़के आते थे 1-1.5 घंटे के बाद वहां पे, जो प्रैक्टिस शुरू होती थी, थोड़ा सा कूलिंग स्टार्ट हो जाती थी 4:30 बजे के करीब। जब वो आते थे तो हम 3 बजे करीब पहुंच जाते थे, 3। तो उस टाइम पे भी मैं प्रैक्टिस करता था, मतलब इतना वो था मुझे। अब ये नहीं मालूम कैसे थे, अल्लाह की मर्जी होगी। मैं तो सोचता मैं क्यों करता था भाई, यानी जी आप सोचता है आदमी कि यार ये क्या, यानी अब हम सोचते हैं यार हम खेले कैसे, जी आदमी लाइज करता है। तो मैं, मेरे खुद समझ में नहीं आता कि भाई मैं खेला कैसे, इतनी कहाई कैसे मेहनत कर ली और क्या वजह थी। बहरहाल अल्लाह जी की मर्जी भी होती है, इसमें लोग समझ नहीं पाते। सही मगर बात। ये जरूर है कि इसमें कुछ ना कुछ जब आदमी एनालाइज करता है बाद में, तो सोचता है कि यार ऐसी क्या बात थी जो मैं क्यों इतना भागता था, 30 राउंड लगाना, 20 ड्रिबलिंग करना, ये करना वो करना। तो देयर वाज नो सेंस एट ऑल, कि मुझे तो कुछ मिलता नहीं था सवाए गुड़ चने के अलावा। जी घर में जो हमारा डाइट था वो भिगो देते थे चना रात को, सुबह और गुड़ मिलता था वो खा लेते थे। डेट वाज वेरी जी स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्समैन की। कैप्सूल जैसा। जी हाँ, जी जी जी। तो बहुत अच्छा था। मगर ये था कि हाँ, हम्म उसके बाद सुबह फिर कॉलेज जाना, 35 पे इस स्टार्ट होता था और 1:35-40 पे खत्म होता था। आके खाना खाया, फिर आए, फिर चले गए खेलने, फिर 1-2 घंटे पढ़ता था, फिर सो जाता था। दैट वाज माय जनरल रूटीन। मगर वो हाँ, है ना, कुदरत का डिसीजन था ये जफर भाई, आपको इस मकाम तक, उस तक लेके जाना था, क्योंकि आपने इंजीनियरिंग में भी यू नियरली अटेन्ड डिस्टिंक्शन। जो आपका फाइनल ईयर इंजीनियरिंग हाँ, हुआ है उसमें ऑलमोस्ट यू अचीव्ड डिस्टिंक्शन। हाँ तकरीबन हो जाता, मगर 74 पॉइंट को 75 पे परसेंट पे होता था वो डिस्टिंक्शन। जी आई गॉट 74 पॉइंट सम हाँ 5 और वो 6 तो तो मतलब ये इतना वक्त दैट वाज हॉकी गुड। में। जी 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 जी। अच्छा जफर भाई। और जी लोगों ने भी काफी मदद की। ऐसा नहीं हम्म था, खुसरो साहब थे, अटेंडेंस शॉर्ट हो गई। हम्म वो साहब थे हमारे प्रिंसिपल, उन्होंने बड़ी डांट मारी एक दिन, जी और मुझे बुला के खूब डांट मारी कि तुम खाली खेलते रहते हो और पढ़ते नहीं हो, तो मैं बड़ शिकायत करूंगा। वो जाते ही, अच्छा और भैया हम भी क्या बोलते हैं उसमें मुझे याद है तो एक मर्तबा स्ट्रेची हॉल में, नहीं कैनेडी हॉल में, वहां पे किसी ने मुझे कहा बोलने के लिए, तो अंसारी साहब थे, आई डू बिलीव, लॉन्ग बैक। तो मैंने कहा साहब, वो अंसारी साहब थे हमारे प्रिंसिपल, उन्होंने बड़ी डांट मारी कि अच्छा वो वहां मौजूद थे, तो वो उनको शायद लगा होगा। तो वो एक स्टोरी बन जाती है जैसे जी कि। जी जी। अच्छा जफर भाई, अगर मैं कहीं पढ़ रहा था आपके बारे में, मॉस्को ओलंपिक से पहले आप लोगों ने एस्ट्रोटर्फ पे नहीं खेला था, बल्कि आपका जो इंडिया कैंप लगा था उसमें गोबर की लिपाई करके मैदान पे वहां पे प्रैक्टिस कराई गई थी। तो फिर डायरेक्ट ओलंपिक्स एस्ट्रोटर्फ पे खेलना, वो जरा सा जो है वो, और उसका जो फाइनल था वो मुझे अब तक इतने जमाने के बाद याद है। वी वर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, लेकिन हॉकी उतने ही शौक से देखा जाता था जितना कि क्रिकेट देखते थे। और जब 3-2 हुआ, और तो मुझे ये याद है कि जानमाजें बिछ गई थी और तस्बीहां निकल आई थी। लोग इतने उसमें इन्वॉल्व हो गए थे, फिर अल्टीमेटली वो 4-3 से वो मुकाबला जीता था। तो आप लोगों ने और जान नमाज बिछा ली, हम तो नमाज पढ़ रहे थे वहां पे तो उस अच्छा टाइम बिल्कुल के। जी मगर वो नहीं, ये एक्चुअली वो स्पेन वाज अ वेरी गुड टीम, वी नेवर न्यू कि वो जी यूरोपियन चैंपियन है उस टाइम का। और ना जी किसी ने बताया हम लोग को, शायद हम वी वर क्वाइट न्यू फेसेस इन द टीम। और उसमें ये हुआ कि जब 3-2 हो गया था तो वी स्कोर्ड अनदर गोल। जी दैट वाज द
प्लस पॉइंट विद अस। अगर वो जरा सा बराबर हो जाता तो फिर जो है हम लोग के है ना जैसे कहते हैं जमीन उखड़ जाती। मगर ये जरूर था कि वी फॉट वेल। और मोहम्मद शाहिद, यानी मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मोहम्मद शाहिद नहीं होता ओलंपिक्स में उसमें तो आपको जीतना यानी मुमकिन नहीं था, यानी बड़ा मुश्किल होता। ही प्लेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेम और खास तौर पे फाइनल में उसने तो बहुत यानी अच्छा खेला, लेफ्ट फ्लैंक से भी और राइट से भी। तो उसने भी पूरा डिफेंस जो है था बिल्कुल हम लोगों ने यानी जब चाहते थे घुस जाते थे। इवन हम लोगों ने डिफेंस को तोड़ा, इवन गोलकीपर को बीट करके माइनस करके गोल किया। तो मेरा मतलब ये था कि ही प्लेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेम ऑन दैट पर्टिकुलर डे। तो मैं समझता हूँ कि उसका कंट्रीब्यूशन दो इज नो मोर, मगर हम लोग हमेशा याद करते हैं। और मैं कहता हूँ सब प्लेयरों से, देखो कुछ भी कहो हम लोग जीते मगर ही वॉज द हीरो ऑफ दैट गेम, इंस्ट्रूमेंटल इन दैट विक्ट्री। और वो इतने उसने झोले मारे थे डिफेंस, जबकि डिफेंस स्पेन की वाज अ वेरी स्ट्रांग डिफेंस। उसमें बड़ा तामिद सब थे उसमें खेलने वाले और शॉर्ट कॉर्नर स्पेशलिस्ट थे। मैं तो भागता था शॉर्ट कॉर्नर में। इनफैक्ट जब वो हमारे ऊपर जब व्हेन वी वर विनिंग 4-3 तो उनको 2-3 शॉर्ट कॉर्नर मिले लास्ट डाइंग मोमेंट में, क्योंकि उन्होंने ये सोचा था कि लेट्स गो एंड अटैक, देयर इज नो सेंस प्लेइंग डिफेंस गेम, एक और हो जाएगा हमारे ऊपर कोई बात नहीं, बट वी हैव अ गुड चांस टू इक्वलाइज। और मारने के लिए ये था कि हम भागते थे, हम बेस लाइन से, मैं रशर था उसमें। तो ये था कि भाई अगर मारे भी तो कहीं साइड से मारे, उसके सामने गोल के सामने ना मार पाए। समहाउ ही मिस द टारगेट और बाहर मारा उसने और जीते हम लोग। तो यानी इट वाज मिरेकल फॉर अस। तो खैर वी एंजॉयड द गेम आल्सो और नेचुरली अच्छा रहा था। और मैं समझता हूँ कि सभी टीम के लड़कों को यानी अच्छा खेले, लोग सब लोग खेले, अच्छा खेले और नेचुरली ओलंपिक्स मेडल मिल जाता है तो आदमी सैटिस्फाई हो जाता है। मगर हम लोग की प्यार बहुत जमाने के बाद ओलंपिक में मेडल आया था, तो जो मुल्क में जो जश्न था वो भी हल्का हल्का सा याद है जो जितना। और फिर आप लोगों का जो एक सेरेमोनियल वेलकम हुआ था टीम का जब वापस मॉस्को से आए थे, तो दैट वाज समथिंग वर्थ रिमेम्बरिंग। और मुझे एक चीज और याद है, मेरे एक दोस्त ने बताई थी कि आपके सर्टिफिकेट के ऊपर आर की जगह टी लिखा हुआ है मॉस्को ओलंपिक में। शायद स्पेलिंग मिस्टेक आपके नाम की उन्होंने गलत लिखी हुई है शायद, इफ आई करेक्टली रिमेम्बर। वो मुझे देखना पड़ेगा, दो आई कुडंट सी इट। मुझे पता, किसी मेरे दोस्त ने बताया था कि वो उसमें। जी, तो जफर भाई, आप हु डू यू रेट एज आपके कंटेम्परेरीज में वाज द ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर? देखिए हमारे टाइम में तो देखिए हिंदुस्तान में तो देखिए कंपेयर तो नहीं करना चाहता हूं मैं, क्योंकि हर जमाने में अच्छे अच्छे प्लेयर्स दिए हिंदुस्तान को हॉकी वालों ने। तो अब चाहे दादा ध्यानचंद से लेकर के एज ऑफ नाउ अब इतने डिकेड्स हो गए, हर डिकेड में प्लेयर पैदा किए हिंदुस्तान ने। और आप जब खेल रहे थे उस दौर की मैं पूछ रहा हूँ, जैसे जिस दौर में आप खेले। अब वैसे वर्ल्ड के में तो खैर पाकिस्तान के समीउल्लाह बहुत लेफ्ट आउट बहुत अच्छे माने जाते थे। हिंदुस्तान में इनाम भाई भी बहुत वेल नोन थे, मगर हमसे बहुत सीनियर थे जी। मगर ये जरूर है कि हिंदुस्तान में अशोक कुमार थे, गोविंदा थे, बहुत प्लेयर्स थे जो हम लोग साथ खेले लेटर स्टेज पे। और इंडियन एयरलाइंस में हम लोग साथ ही खेलते थे और बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स हिंदुस्तान ने निकाले उस टाइम पे। अक्रॉस द बॉर्डर भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे, समीउल्लाह थे, इस्लामाबाई थे, शहनाज थे, शेख थे, ये हनीफ खान, ये अख्तर रसूल थे।
मुनव्वर जमा थे सीनियर और मंजूर जूनियर, बहुत सारे, यानी दोनों मुल्कों के प्लेयर्स बड़े अच्छे अच्छे। वो कुछ हमारे प्लेयर की काफी तारीफ करते थे वो लोग, हम लोग भी, हमारी जनता बहुत तारीफ करती थी उनके प्लेयरों को। तो ऐसा एक माहौल था उस टाइम पे, मगर अब वो माहौल नहीं है। बहरहाल वो माहौल तो आता जाता रहेगा, और खेल में बस रुकावट ना हो, ये जरूर है कि हम लोग खेलते रहें और आगे बढ़ते रहें। जफर भाई, एएमयू के हवाले से एक मेरे जहन में, बल्कि बहुत सारे लोगों के जहनों में ये बात आती है कि ले देकर हमारे पास अभी तक जफर इकबाल ही है। जब भी हमारी कोई डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं या वो होती हैं, तो हॉकी स्पेशली, जबकि इतना उसको हर दौर में हॉकी को बहुत प्रमोट किया गया एएमयू में, और बल्कि यानी ये कि आपके एफर्ट से जो है एस्ट्रोटर्फ वगैरह भी वहां पे लग गया। लेकिन फिर नेशनल सीन के ऊपर हमारे पास से क्यों नहीं जाते बच्चे? देखिए, ऐसा नहीं कि कोई यूनिवर्सिटी से प्लेयर नहीं निकलते हैं। अगर आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान में जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं इंडिया में, सब यूनिवर्सिटी के हैं, चाहे वो पंजाब से आते हो, चाहे बॉम्बे के हो, चाहे मद्रास के हो, कहीं पे भी हो। तो यूनिवर्सिटी फीडर होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट में तो लड़का पढ़ता है किसी भी कॉलेज में, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होती है, चाहे वो जामिया हो, चाहे पटियाला हो, चाहे जालंधर हो, सो मेनी स्कूल एंड कॉलेज यूनिवर्सिटी, सब वहीं से का प्रोडक्शन है। मगर हमारे यहाँ कुछ डिकेड से इतना यानी रुझान जो है वो स्पोर्ट्स की तरफ नहीं रहा है। देखिए, किसी भी इंस्टीट्यूट में, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट की हो, उसमें जो हेड होता है उसका यानी उसका हाथ जरूर होना चाहिए, वरना वो चीज जैसे कोई खेत में या बाग में तो अगर माली नहीं हो अच्छा, तो फिर वो उगती नहीं है, खेती नहीं होती। लोग समझते हैं कि जब खाद ही नहीं डल रहा, कोई यानी शौक डेवलप नहीं हो रहा, तो कैसे उसमें। ऐसी बात नहीं कि हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर कोई फैसिलिटीज नहीं है। मैं आपको बताऊं कि हॉकी क्लब, जितने भी क्लब्स कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं एएमयू में, वो सिर्फ ड्यूरिंग द कॉलेज हुए हैं। अगर आप देखेंगे कि हॉकी जो है 1902 में स्टैब्लिश हुई, उस जमाने में यूनिवर्सिटी थोड़ी थी। और अगर आप ये देखेंगे कि उस जमाने में कॉलेजेस की टीम का इतना यानी रुतबा था और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी कि ना के क्रिकेट और राइडिंग, बल्कि हॉकी में भी एमएओ कॉलेज ने बेटन कप जीता हुआ है ऑल इंडिया 1914 में, जब यूनिवर्सिटी तो 1920 बनी है। और उसमें एक दौरान में उसमें रनर्स अप भी रहे हैं, जबकि बेटन कप इज द ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड। 1896 में स्टार्ट हुआ है बेटन कप कलकत्ता के अंदर, जहां पे हॉकी का बेस था। दो बेस गॉट चेंज टू पंजाब, मगर उस जमाने में जब ये 1911 का जो वो तो शिफ्ट हुआ है कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली, मगर उससे पहले कलकत्ता ही कैपिटल था हिंदुस्तान का। और हॉकी वाज वेरी मच देयर, क्योंकि ब्रिटिशर्स लेके आए थे इस खेल को हिंदुस्तान के अंदर खेलना शुरू किया। तो मेरा सिर्फ यह है कि अलीगढ़ में तो इतने नहीं, मैं यही मैंने अभी भी एक किसी मीटिंग में कहा था कि मैं अकेला नहीं हूँ। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जो प्रोडक्ट दिया है हिंदुस्तान की टीम के लिए, उसमें बहुत खिलाड़ियों, मैं आपको उनके नाम भी लेना यूं चाहता हूं, क्योंकि उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि जोगिंदर सिंह थे, 1960 ओलंपिक्स खेले हैं, जो हमारे यूनिवर्सिटी में 57 या 58 में कप्तान भी थे। जोगिंदर सिंह, गिन्नी बोलते थे उनको, कलकत्ता में रहते थे। एंड ही आल्सो प्लेड 1964 ओलंपिक गेम्स, जहां हिंदुस्तान गोल्ड मेडल जीता था। अली सईद भाई खेले 1964 में, खेले अली सईद भाई जो गोरखपुर में रहते हैं। और 1968 में इनाम भाई खेले, नाम रहमान खेला जी।
1972 में गोविंदा एंड असलम भाई, जबकि वो जैसे एक जमाने में होता था कि भाई एडमिशन देते थे जस्ट टू प्ले इंटरवर्सिटी, जी। ऑल्सो प्लेड फॉर द AMU इन 70। जफर भाई, माय क्वेश्चन इज के बियॉन्ड जफर इकबाल, ये सब आपने, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हॉकी क्लब की हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, और अगर इंडिया भी नहीं खेल पाए तो भी बहुत अच्छे लेवल पे हॉकी खेली है, बट बियॉन्ड जफर इकबाल कोई नजर नहीं आता है। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जब तक आप उसमें इतना शौक डेवलप नहीं करेंगे या फैसिलिटीज डेवलप नहीं करेंगे या किसी को बुलाएंगे आप उसको खेलने के लिए। देखिए, आपको याद होगा नूरुल हसन साहब एक जमाने में हमारे प्रेसिडेंट हुआ करते थे हॉकी क्लब के, और जोगिंदर सिंह यानी यूज्ड टू टेल मी, यानी ये सच्ची बात बता रहा हूँ, जोगिंदर सिंह वाज अ ग्रेट प्लेयर, तो कह रहे थे कि जफर भाई आपको यकीन नहीं आएगा कि नूरुल हसन साहब की वाइफ जो थी, नूरुल हसन साहब से पहले आती थी ग्राउंड के अंदर, और वहां पे मुझे उनको याद है कि वहां पे एक नीम का पेड़ होता था जिसमें नीम के पत्ते गिरते थे, वो नीम के पत्ते हटवाए जाते थे ग्राउंड पे ना मिलेंगे, वहां पे जो लोग थे सफाई करने वाले, यानी उन लोगों का इतना शौक था कि नूरुल हसन साहब के टाइम में ये कहते थे जोगिंदर साहब कि एक हिंदुस्तान में 2 ग्राउंड होती थी, एक आगा खां की जिमखाना क्लब बॉम्बे जहाँ आगा खां होता था, और एक AMU की टीम की ग्राउंड जिसपे हम लोग खेलते थे। फकीर खां एक हमारे कुक हुआ करते थे, उनको वो कहते थे गोश्त से अच्छा दाल बनाते थे, ये मैं बड़ी पुरानी स्टोरी बता रहा हूँ, और वो लोग पसंद करते थे कि मैं दाल खाऊंगा गोश्त नहीं खाऊंगा, यानी ही वाज सो मच गुड कुक। और तो वो ये कह रहे थे कि जब इन लोगों को जब इतना इंटरेस्ट होता है किसी भी प्रेसिडेंट को और या और टॉप के लोगों को, तो वहीं जब भी वो डेवलप होता है। अगर आपके पास इंटरेस्ट नहीं है होगा, अगर मेरा प्राइम मिनिस्टर, मेरा हिंदुस्तान का या हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट अगर इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर ने स्पोर्ट्स मैन को इतनी कदर दी जो हिंदुस्तान में आज तक किसी को किसी टाइम में नहीं मिली, चाहे वो कोई और बात हो ना हो, जो सच्चाई वो यही है कि इस जाने से पहले उन्होंने सी ऑफ किया, आने से पहले उनको रिसीव किया और उनको ऑनर दिया, उनको ये दिया, तो खेल बढ़ेगा कैसे? खेल की कमी नहीं है, खेलने वालों की कमी नहीं है, एक्सेप्ट कि उसके अंदर शौक पैदा हो, वहां आदमी जाए, क्या क्या भाई लेके आओ, कहाँ प्लेयर हैं, इनको खेलो, बच्चों को खिलाओ। तो यहाँ तो सब डरते लोग हैं कि भाई कोई दंगा फसाद ना हो जाए, यानी क्या हो जाए, आई डोंट नो। जब हम लोग खेलते थे और एक दो टाइम में तो जापान की टीम आई थी, एक मरतबा असला भाई भी आए थे खेलने के लिए, तो पूरी ग्राउंड भरी हुई थी, तो कोई झगड़ा फसाद नहीं हुआ। तो मेरा सिर्फ ये कहना कि अगर टॉप मैनेजमेंट नहीं चाहेगी तो फिर ग्रो नहीं हो सकता, आप कुछ भी कर लीजिए, वो ठीक बात, को इंडिविजुअली इक्का दुक्का निकल रहा है अपनी मेहनत से, मगर ओवरऑल देखिए खिलाड़ियों को कोई करोड़पति नहीं बनना उस लेवल पे, उनको तो एक ये होता है कि हाँ मेरा कोई निगहबान है हमारे यहाँ, देखने भागने वाला है, डाइट दे देगा, थोड़ा सा ट्यूशन फी माफ कर देगा अगर वो गरीब होगा, या कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट कर देगा। उस पीरियड में क्या है उस इंसान को चाहिए, एक बच्चे को चाहिए 21-22 साल का लड़का हो, तो दे नीड सम काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द टॉप। अगर टॉप में नहीं है तो आई डोंट थिंक नहीं, वो उनका जो एटीट्यूड है वही बच्चों की परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट करेगा। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे हमीद साहब भी थे हमसे, क्लब के प्रेसिडेंट कैप्टन हमीद साहब थे, उनका यही था कि भाई कहाँ से ला, और आते तो फुल रिस्पेक्ट टू द कैप्टन, वट एवर कैप्टन सेज आई हैव टू फॉलो, यानी ही फॉलोज हिमसेल्फ कि नहीं ही इज राइट, ही नोज बेटर। अब यहाँ तो क्योंकि यहाँ पे चाहते तो हैं कि पैदा हो जाए प्लेयर,
मगर कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, ऐसे ही बस बना दिया किसी को, कोई प्रोफेसर हुआ कभी बन जाओ यार, जिन्होंने कभी हॉकी नहीं पकड़ी जिंदगी में वो प्रेसिडेंट बन गए, या जिन्होंने कभी राइडिंग नहीं करी वो राइडिंग क्लब के प्रेसिडेंट बन गए। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये अगर आप खेलों को बढ़ावा देना है तो आपका यानी सर जो है वो इन बच्चों के ऊपर जरूर होना चाहिए, अदरवाइज तो बस यही है कि भाई ऐसे ही चलता रहेगा। यूनिवर्सिटीज हो गई। तो जफर भाई इसके लिए क्या आई मीन व्हाट इज, इसलिए कि देखिए स्पोर्ट्स जो है, अब पहले जमाने में तो ये था कि स्पोर्ट्स जो है वो शायद मार्च से रिलेटेड नहीं था, पैसे इतने नहीं होते, लेकिन अब तो प्रोफेशन है। अगर एक स्पोर्ट्समैन है तो वो एक डिसेंट जिंदगी गुजार सकता है स्पोर्ट्स की बेसिस के ऊपर। तो ये यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों ये बात समझ में नहीं आती? अब भी यूनिवर्सिटीज होती हैं, हमारे दौर में भी जफर भाई ये होता था कि जब यूनिवर्सिटी हुई तो किराए के प्लेयर्स ले आए, और जिन बच्चों ने पूरे पूरे साल मेहनत करी उन्हें बाहर बिठा दिया, और भोपाल से लड़के ले आए, लखनऊ से ले आए और उन्हें खिला दिया। बट दिस वाज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। नहीं, रॉन्ग अप्रोच तो है, बट क्योंकि इसलिए है कि अगर हम लोग डेवलप नहीं करेंगे अपना लोकल लैड्स को तो कैसे करेंगे। और मैं तो कुछ कहने वाला था मगर आई डोंट नो क्या मैं कहने वाला था, मगर ये जरूर है कि जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ग्रो नहीं कर पाएगा। मगर हाँ, ये मैं कहने वाला था आपको कि जो स्पोर्ट्स पॉलिसी अब आई है जी, विच इज लाइकली टू बी इम्प्लीमेंटेड, उसमें क्योंकि हम भी मेंबर थे यूजीसी के थ्रू, तो उसमें हमने यही कहा था कि जब तक स्पोर्ट्स को आप कंपलसरी नहीं करेंगे, एज ए सब्जेक्ट नहीं देंगे, आप जो है किसी जर्मन को कहते हैं ऑप्शनल ले लो, तो फ्रेंच ले रहा है, को फला, भाई स्पोर्ट्स भी तो एक हमारे हिंदुस्तान में काम आएगा। फ्रेंच सीखेगा कोई बात नहीं, सीखे भाई, जर्मन सीखे, मगर अगर खिलाड़ी को अगर एक खेल चुनना है तो भाई वो हॉकी चुन ले, फुटबॉल चुन ले, और उसके मार्क्स रखिए, उसमें आप प्रैक्टिकल भी रखिए, थ्योरी भी रखिए, वो इट विल बी लाइक ए कोर्स। तो आई एम श्योर ये तो दोनों पार्लियामेंट में पास हो गया है, एंड इट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड एट एनी कॉस्ट। तो वो एक थैंक यू जफर भाई, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। और दिल नहीं चाह रहा कि बात खत्म की जाए, लेकिन मेरे ख्याल से इट्स ऑलमोस्ट नियरली एन आवर। तो शॉर्ट आप कर। मैं ये कह रहा हूं कि जफर भाई, अगर लेजेंड की डेफिनेशन हम लिखें तो यू फिट एब्सोल्युटली इनटू दैट डेफिनेशन। और इंडिया इज प्राउड ऑफ यू, एएमयू इज प्राउड ऑफ यू, वी आर प्राउड ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि आप सेहतमंद रहें और इसी तरीके से जो है वो एनकरेज करते रहें यंगर जनरेशन को। बस हमारी यही दुआएं रहेंगी और हमेशा रहेंगी कि भाई हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खेलों का यानी मुकाम बढ़े और खिलाड़ी वहां से पैदा हो, जिससे कि अपनी यूनिवर्सिटी का वो नाम रोशन करें। तो मेरी दुआएं तो यही है। बहरहाल मैं कोई लीजेंड इस टाइप का आदमी नहीं हूँ। आपके कहने से थोड़ी होता है, जो चीज दुनिया कहती है वही तो मानी जाती है। यू आर अ लेजेंड माशाल्लाह जफर भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुजीब भाई, और कि आपने मुझे याद किया। आई एम श्योर के फिर बात होगी आपसे, और सभी सुनने वालों को भाई मेरी तरफ से सलाम अर्ज करना चाहता हूँ और दुआएं देना चाहता हूँ कि भाई सब लोग सेहतमंद रहें। और जो भी हमारे साथी खिलाड़ी हैं एएमयू के, तो वो तो मैं उनको यानी खास तौर पे सबके लिए दुआ करना चाहता हूँ और सबको सलाम पेश करना चाहता हूँ। शुक्रिया जफर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।